ये फिल्म 1990 की दहाई की एक पुरानी वीडियो टेप से शुरू होती है। उसमें एक साइंसदान नॉरीन वॉन दिखाई देता है जो एक पुरअसरार जगह बैक रूम्स में घूम रहा होता है और अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके इर्द गिर्द लंबे, सुनसान और बेइंतहा खाली हॉल और कमरे हैं जिनमें जगह जगह बिखरा हुआ फर्नीचर पड़ा होता है। घूमते हुए नॉरीन एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां वीडियो और कैमरे का बहुत सा सामान मौजूद होता है। वो अपने रेडियो के जरिए मदद के लिए राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक न जाने कहां से एक समंदरी परिंदा सीगल वहां आ जाता है जिससे माहौल मजीद पुरअसरार महसूस होने लगता है। नरीन अपनी तलाश जारी रखता है, मगर कुछ ही देर बाद उसे बहुत बड़ी, खौफनाक और ज़र्राने वाली मखलूक अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। वो जान बचाने के लिए भागने और कहीं छुपने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वो मखलूक इस पर हमला कर देती है और इसी लम्हे वीडियो अचानक बंद हो जाती है, जबकि ये रिकॉर्डिंग नॉरीन के दूसरे साइंसदान साथी देख रहे होते हैं। इसके बाद कहानी का रुख क्लार्क नामी एक फर्नीचर स्टोर के मालिक की तरफ मुड़ता है जो कैप्टन क्लार्क्स ऑटोमन एम्पायर के नाम से अपनी दुकान चलाता है, लेकिन इसका कारोबार शदीद मुश्किलात का शिकार होता है क्योंकि एक दूसरे फर्नीचर स्टोर से सख्त मुकाबले की वजह से उसके ग्राहक कम होते जा रहे हैं और वो अपनी दुकान को चलाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहा होता है। ज़हनी दबाव से निजात हासिल करने के लिए क्लार्क अपनी माहिर नफ्सियात डॉक्टर मेरी क्लाइन से मिलने जाता है, मगर दिलचस्प बात यह है खुद मेरी भी अपने माजी के खौफनाक तजुर्बात से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकी। वो अक्सर अपने बचपन के उस घर को याद करती है जो तबाह हो गया था और अपनी वालदा के ज़हनी अस्पताल में दाखिल होने की तल्ख यादें भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। थेरेपी के दौरान मेरी क्लार्क से एक किरदार अदा करने वाली मश्क करवाती है ताकि वो अपनी नाकाम शादी की असल वजह को समझ सके। इस दौरान क्लार्क को अपनी साबका बीवी के साथ होने वाले झगड़ों और खास तौर पर अपनी शराब नोशी की आदत का सामना करना पड़ता है जो उनकी तलाक की एक बड़ी वजह बनी थी। ये गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता क्लार्क के अंदर बरसों से दबा हुआ गुस्सा और कड़वाहट बाहर ले आती है। वो अपनी जिंदगी की नाकामियों, कारोबारी मुश्किलात और जाती दुखों के बारे में दिल खोल कर बात करता है, यहाँ तक कि उसकी आवाज में शदीद गुस्सा और मायूसी साफ महसूस होने लगती है। क्लार्क अपनी दुकान की तशहीर के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाने का फैसला करता है। उस काम में उसकी असिस्टेंट मैनेजर केट टेलर और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी रॉबर्ट्स भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान सब कुछ मंसूबे के मुताबिक नहीं होता। जैसे ही क्लार्क एक कुर्सी पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगता है, अचानक कुर्सी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इस वाकये की वजह से वीडियो खराब हो जाती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि क्लार्क के लिए ये लम्हा मजीद शर्मिंदगी और मायूसी का बाइस बन जाता है। कुछ देर बाद क्लार्क अपनी दुकान में बार बार आने वाले बिजली के मसले को हल करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। दोनों दुकान के तहखाने बेसमेंट में जाकर बिजली के मेन पैनल का मुआयना करते हैं। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है, लेकिन अचानक उन्हें दीवार पर 3 अजीबो गरीब स्विच नजर आते हैं जो तिरछी तरतीब में लगे हुए होते हैं। कुछ हैरत की बात यह होती है कि ये तीनों स्विच दुकान के किसी भी बरती निजाम से जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। इलेक्ट्रिशियन भी ये समझने से कासिर रहता है कि आखिर ये स्विच किस मकसद के लिए नस्ब किए गए हैं। यही पुरअसरार दरियाफ्त आगे चलकर क्लार्क की जिंदगी को एक ऐसे खौफनाक राज से जोड़ देती है जिसका उसे अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। रात के वक्त क्लार्क अपनी दुकान ही में रुका हुआ होता है। वक्त गुजारने के लिए वो टीवी देख रहा होता है कि अचानक प्रोग्राम दरमियान में रुक जाता है और उसकी जगह बैक रूम्स की एक पुरअसरार वीडियो चलने लगती है। इस अजीबो गरीब रिकॉर्डिंग के चंद लम्हों बाद टीवी अचानक बंद हो जाता है, जिससे क्लार्क हैरान और परेशान हो जाता है। तजस्सुस के बायस वो दोबारा दुकान के बेसमेंट में जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे दीवार के पीछे से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। जब वो करीब जाकर दीवार को हाथ लगाता है तो हैरान कुन तौर पर उसका हाथ दीवार के अंदर चला जाता है। वो हिम्मत करके उसके पार गुजरता है और खुद को एक पुरअसरार दुनिया बैक रूम्स में पाता है। चारों तरफ बेइंतहा लंबे, सुनसान और खाली कमरे और राहदारियां फैली हुई होती हैं। क्लार्क हैरत और खौफ के आलम में वहां घूमना शुरू करता है। इसी दौरान वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां एक इंसान का गत्ते से बना हुआ मुजस्समा खड़ा होता है, जबकि इर्द गिर्द मुख्तलिफ जबानों में लोगों की सरगोशियां और आवाजें गूंज रही होती हैं। हालांकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। मजीद आगे बढ़ने पर वो देखता है कि कई अजीबो गरीब अशिया फर्श के अंदर इस तरह धंस चुकी हैं जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा रही हो। फिर उसे एक बीज भी मिलता है जिस पर नॉरीन का नाम लिखा होता है। इससे क्लार्क को अंदाजा हो जाता है कि वो साइंसदान वाकई यहाँ आ चुका था, लेकिन इसकी लाश कहीं नजर नहीं आती। इसी लम्हे अचानक वही खौफनाक देवहिकल मखलूक दोबारा उसके सामने आ जाती है। मखलूक को देखते ही क्लार्क के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी ताकत से जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। काफी देर तक भागने और रास्ता तलाश करने के बाद वो किसी न किसी तरह दोबारा इसी रास्ते से वापस निकलने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार अपनी दुकान के बेसमेंट में पहुंच जाता है। मगर अब वो जान चुका होता है कि उसकी दुकान के नीचे एक ऐसी पुरअसरार और खतरनाक दुनिया छुपी हुई है जिसका तस्वुर भी किसी ने नहीं किया था। दूसरी तरफ एसिंक रिसर्च
इंस्टीट्यूट नामी एक तहकीकी इदारे में फुल नाम का एक साइंसदान क्लार्क की वो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, जिसमें वो बैक रूम्स के अंदर घूमता हुआ नजर आता है। उससे अंदाजा होता है कि ये इदारा काफी अरसे से इस पुर असरार जगह पर खुफिया तहकीक कर रहा है। उधर क्लार्क दोबारा डॉक्टर मेरी के पास जाता है और उसे बैक रूम्स के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो समझती है कि क्लार्क अपनी शराब नोशी छोड़ने की वजह से जहनी उलझन और वहम का शिकार है। क्लार्क इससे वादा करता है कि वो जल्द ही इस जगह के सबूत लेकर वापस आएगा। उसके बाद क्लार्क अपनी असिस्टेंट कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को साथ ले जाता है ताकि वो बैक रूम्स की मजीद तहकीक कर सके। वो बेसमेंट में उस पुरअसरार दाखिली रास्ते के गिर्द एहतियातन टेप लगा देता है और दोनों को वो खुफिया रास्ता दिखाता है। इब्तिदा में कैट और बॉबी हैरत से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आखिरकार वो क्लार्क के साथ अंदर जाने पर आमादा हो जाते हैं। तहकीक के लिए बॉबी की कमर से एक मजबूत रस्सी बांधी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे फौरन वापस खींचा जा सके। जैसे ही उसे नीचे उतारा जाता है, वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ पुराने और फेंके हुए कपड़ों के ढेर लगे होते हैं। इन्हीं कपड़ों में उसे अपनी वही टी शर्ट भी नजर आती है जो उसने कुछ देर पहले पहन रखी थी, जबकि कई कपड़ों पर खून के धब्बे भी मौजूद होते हैं। ये मंजर देखकर वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाता है। इसी दौरान अंधेरे में से एक खौफनाक गर्राने की आवाज गूंजती है। बॉबी घबरा कर ऊपर मौजूद साथियों को आवाज देता है और वो फौरन उसे रस्सी के जरिए ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन अचानक वो देवीकल मखलूक हमला कर देती है। बॉबी को दोबारा नीचे खींच लेती है और उसे खून में लथपथ हालत में एक बंद जगह के अंदर घसीट कर ले जाती है। ये सब देखकर कैट बॉबी को बचाने के लिए फौरन उसके पीछे भागती है, मगर इस अफरा तफरी में वो क्लार्क से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ क्लार्क जान बचाने के लिए छपने की कोशिश करता है। भागते हुए वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां एक रोशन क्रिसमस ट्री लगा हुआ होता है। अचानक उसे दो इंसान नुमा मखलूकात अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें स्टिल लाइफ कहा जाता है। क्लार्क वहां से निकलकर एक और कमरे में पहुंचता है। दूसरी तरफ दीवार के पार कीट उसे साफ देख सकती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि क्लार्क उसे देख ही नहीं पाता, जैसे दोनों मुख्तलिफ हकीकतों में मौजूद हो। इसी लम्हे वो खौफनाक मखलूक अचानक क्लार्क का कैमरा छीन लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जबकि क्लार्क खौफ से साकित रह जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मेरी के जवाब देने वाली मशीन पर क्लार्क का एक परेशान कुन पैगाम मौसूल होता है। पैगाम में क्लार्क सिर्फ इतना कहता है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरी सख्त फिक्रमंद हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि क्लार्क किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है। दूसरी तरफ फुल अपने घर में अहले खाना के साथ मौजूद होता है। टीवी देखते हुए अचानक क्लार्क के फर्नीचर स्टोर का इश्तिहार नशर होता है। जैसे ही फुल इश्तिहार में क्लार्क को देखता है, वो फौरन उसे पहचान लेता है और उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही बैक रूम्स की रिकॉर्डिंग में क्लार्क को देख चुका होता है। इधर क्लार्क की खैरियत जानने के लिए डॉक्टर मेरी खुद उसकी दुकान पहुंच जाती है। दुकान में दाखिल होने के बाद वो सीधा बेसमेंट की तरफ जाती है, जहां उसे वही पुरअसरार रास्ता मिल जाता है। तजस्सुस के बायस वो उसके अंदर दाखिल हो जाती है और यूं पहली बार बैक रूम्स की खौफनाक और पुरअसरार दुनिया में कदम रखती है। अंदर जाते ही मेरी एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जिसकी दीवारें अजीब, खौफनाक और पुरअसरार तस्वीरों और बच्चों जैसे बनाए गए डरावने खाकों से भरी होती हैं। वो अभी इस जगह का जायजा ही ले रही होती है कि अचानक अंधेरे में से क्लार्क उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब क्लार्क पहले वाला शख्स नहीं रहा होता। वो गैर मामूली तौर पर परेशान, जहनी तौर पर बिखरा हुआ और खौफजदा दिखाई देता है। मेरी को कुछ समझने का मौका मिलने से पहले ही क्लार्क अचानक उसे पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसकी गर्दन को जोर से जकड़ लेता है और चंद लम्हों बाद उसे बेहोश कर देता है। क्लार्क बेहोश मरी को उठाकर एक ऐसे कमरे में ले जाता है जो बिल्कुल एक आम घर के डाइनिंग रूम जैसा दिखाई देता है, लेकिन करीब से देखने पर मालूम होता है कि वहाँ मौजूद इंसान दरअसल हकीकी लोग नहीं, बल्कि उनकी बेढंगी और खौफनाक नकूल हैं, जिन्हें स्टिल लाइफ कहा जाता है। क्लार्क मरी को बताता है कि बैक रूम्स में मॉडर्न हर चीज किसी न किसी याददाश्त का अक्स है। यहाँ जो जगहें, अशिया या लोग दिखाई देते हैं, वो दरअसल किसी की यादों से वजूद में आए हुए नामुकम्मल नमूने हैं। बात करते हुए क्लार्क अचानक फ्रिज का दरवाजा खोलता है। अंदर का मंजर इंतहाई हौलनाक होता है, क्योंकि वहाँ कैट का कटा हुआ सर रखा होता है। ये देखकर मेरी बुरी तरह खौफजदा हो जाती है, जबकि क्लार्क का रवैया गैर मामूली तौर पर पुरसुकून रहता है, जैसे ये सब इसके लिए मामूल की बात। इसके बाद क्लार्क एक खातून नुमा स्टिल लाइफ के सर की खाल का ऊपरी हिस्सा काट देता है ताकि वो उसकी जगह लेकर मेरी के साथ दोबारा अपनी नाकाम शादी वाला किरदार अदा करे, मगर मेरी साफ इनकार कर देती है। वो क्लार्क से कहती है कि उसकी बीवी उसे सिर्फ शराब नोशी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी छोड़कर गई थी क्योंकि वो हर वक्त अपनी बदकिस्मती का रोना रोता रहता था और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता था। मेरी मुसलसल बातों से क्लार्क को कायल करने में कामयाब हो जाती है कि वो उसे आजाद कर दे। चूंकि क्लार्क खुद बैक रूम्स में हमेशा के लिए रहने का इरादा कर चुका होता है, इसलिए आखिरकार वो मेरी को जाने की इजाजत दे देता है। जैसे ही ऐसा होता है, कमरे में मौजूद तमाम स्टिल लाइफ
लाइफ अचानक घबराकर मुख्तलिफ सिमतों में भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका सबसे ताकतवर साथी आ रहा है। चंद लम्हों बाद एक लंबी, खौफनाक और बदशक्ल मखलूक वहाँ नमूदार होती है। हैरानकुन बात यह होती है कि उसकी शक्ल बिगड़कर क्लार्क के इश्तिहारी किरदार कैप्टन क्लार्क जैसी बन जाती है। गोया बैकरूम्स ने क्लार्क की याद को एक डरावनी मखलूक में बदल दिया। क्लार्क उसे अपना दोस्त समझकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मखलूक किसी जवाब के बजाय अचानक उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। चंद ही लम्हों में वो क्लार्क की गर्दन को बुरी तरह चीर देती है और इसी हमले में क्लार्क हलाक हो जाता है। क्लार्क की हलाकत के बैक मेरी अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से भाग निकलती है। वो बैकरूम्स के अंदर एक के बाद एक मुख्तलिफ रास्तों और कमरों से गुजरती है। हैरानकुन तौर पर उनमें से कई जगहें बिल्कुल उसके बचपन के मोहल्ले जैसी दिखाई देती हैं, जैसे बैकरूम्स ने उसकी पुरानी यादों को हकीकत की शक्ल दे दी। दौड़ते हुए मेरी एक तंग रास्ते से गुजरकर एक ऐसे हॉल में पहुंचती है जो क्लार्क के फर्नीचर स्टोर की लॉबी की हूबहू नकल होता है, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाती, वही खौफनाक स्टिल लाइफ दोबारा उसका पीछा शुरू कर देती है। मेरी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह इस मखलूक से जान बचा सके। मुनासिब मौका मिलते ही वो उस पर हमला करती है और उसकी लकड़ी की बनी हुई टांग तोड़ देती है, जिससे वो कुछ लम्हों के लिए लड़खड़ा जाती है। उसके बाद मेरी अपनी जेब से वो लड़ाई के दौरान अचानक एक अलार्म बज उठता है, जिसके साथ ही पूरे इलाके में गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मेरी फौरन वहाँ से भाग निकलती है और इसी रास्ते की तरफ वापस पहुँचती है जहाँ से वो पहली बार बैक रूम्स में दाखिल हुई थी। जैसे ही वो उस मकाम पर पहुँचती है, वहाँ मौजूद साइंसदान उसे ढूंढ लेते हैं और अपनी तहवील में ले लेते हैं, जबकि मेरी अभी तक इस खौफनाक तजुर्बे के सदमे से बाहर नहीं आ पाती। उसके बाद साइंसदान मेरी को एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाते हैं, जहाँ उसे एक तफ्तीशी कमरे में बिठाया जाता है। कुछ ही देर बाद फुल वहाँ आता है और उससे बैक रूम्स के अंदर पेश आने वाले तमाम वाकयात के बारे में सवालात करना शुरू कर देता है। फुल चाहता है कि मेरी अपनी आंखों से देखी हुई हर चीज की तस्दीक करे, लेकिन मेरी इस कदर ज़हनी सदमे में होती है कि वो अल्फाज में बयान ही नहीं कर पाती कि उसने वहाँ क्या देखा था। फुल उसे बताता है कि उनकी कंपनी पहले MRI मशीनें तैयार किया करती थी, मगर जब उन्हें बैक रूम्स के वजूद का पता चला तो उन्होंने अपनी सारी तहकीक का रुख इसी पुरअसरार दुनिया की तरफ मोड़ दिया। अब उनका बुनियादी मकसद बैक रूम्स के पेचीदा रास्तों का नक्शा तैयार करना और उसके राजों को समझना है। फुल मुसलसल अपनी तहकीक और मंसूबों के बारे में बोलता रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज मेरी के लिए मध्यम पड़ने लगती है, जैसे वो ज़हनी तौर पर कहीं और खो गई हो। इसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार होती है, जबकि वो खामोशी से सामने देखती रहती है। दूसरी तरफ बैक रूम्स के अंदर एक बार फिर अजीब तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं। वहाँ मेरी की यादों से मुतासिर होकर नई जगहें वजूद में आ जाती हैं। उनमें एक मंजर ऐसा भी होता है जहाँ इसी तफ्तीशी कमरे की नकल बन चुकी होती है और उसके अंदर मेरी जैसी दिखाई देने वाली एक स्टिल लाइफ खामोशी से बैठी होती है। ये आखिरी मंजर इस बात की तरफ इशारा करता है कि बैक रूम्स सिर्फ लोगों की यादों को महफूज नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपनी पुरअसरार दुनिया का मुस्तकिल हिस्सा भी बना लेता है, जिससे ये एहसास पैदा होता है कि इस जगह का असर शायद कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता।